हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र कुमावत आप सभी का टेस्टोपीडिया की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो एसएससी के जो पेपर्स हैं उनके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं और पिछले कुछ पेपर्स थे वो हमने आर्मी बेस्ड डिस्कस किए थे। अब हम उन क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस करना चाहेंगे दोस्तों, जो हर एक एग्जाम के अंदर, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या फिर किसी भी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, इसके अलावा आपका जो एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम जो होने वाला है उनसे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर हम क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो लगभग लगभग हर एक एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। तो पेशेंस के साथ में रहिएगा और सारे क्वेश्चनों को बड़े शानदार और बड़े इफेक्टिव तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज का जो एसएससी का जो सेगमेंट रहेगा दोस्तों वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। काफी अच्छे और काफी शानदार क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पूरा डिटेल एनालिटिक्स में आपको बताऊंगा यहाँ पे कि क्वेश्चन का वास्तव में उसका थ्योरी क्या है, एक्चुअल के अंदर उसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो हर एक चीज के ऊपर हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन के साथ के अंदर। तो देखो, हमारा जो पहला क्वेश्चन है ना दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है कि द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ टू नंबर P एंड Q R A एंड B। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आपके पास कोई दो संख्याएं हैं P और Q, उनका जो महत्तम समापवर्तय और जो लघुत्तम समापवर्तय है दोस्तों वो A तथा B है। यदि A प्लस बी बराबर P प्लस Q है तो आपको बताना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, इस वीडियो को 2 मिनट के लिए आप पॉज कीजिएगा और खुद करने की कोशिश कीजिएगा कि इन क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसके बाद में वापस आप प्ले बटन पे जाइएगा और दोबारा स्टार्ट करके इसको पूरा वीडियो को देखिएगा, तो वहां पे इस क्वेश्चन का जो बेहतरीन सॉल्यूशन है वो आपको समझ में आ जाएगा। चलो दोस्तों, इस क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर दोस्तों यहां पे मैं कहता हूं कि कोई भी दो संख्याएं होती है, कोई भी दो संख्याएं होती है, उनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन पाया जाता है, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं या पहले आपने कहीं पर भी जहां कोचिंग ली होगी वहां पे आपने ये चीज पढ़ी होगी कि कोई भी दो नंबर होते हैं, जैसे मैं कहूं कि ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है, तो इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है दोस्तों वो किसके बराबर होता है, इनके एलसीएम और इनके एचसीएफ के प्रोडक्ट के क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी दो संख्याएं हैं, उन दो संख्याओं का जो मल्टीप्लेक्शन है, जो गुणा होता है, वो उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के बराबर होता है, ठीक है ना। ये एक बेसिक आइडेंटिटीज है जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद में देखो, वो दो नंबर्स दोस्तों कौन कौन से हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम चलते हैं कि दो संख्याएं हैं वो P और Q हैं, तो मैं इन दो संख्याओं की जगह कोई भी दो संख्याएं मान लेते हैं, इनकी जगह मैं P मान लेता हूं और दूसरी संख्या को मैं Q मान लेता हूं, तो P इंटू क्यू दोस्तों ये बराबर हो गई इनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर। तो लघुत्तम और महत्तम समापवर्तय A तथा B है, यानी कि A इंटू B है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गया दोस्तों कि P इंटू क्यू ये बराबर होगा किसके, A इंटू B के। ये दोनों चीजें एक दूसरे के क्या होंगी दोस्तों, बराबर होंगी। अब ये क्यों बराबर होंगी ये मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब हम चलते हैं मेन मुद्दे की ओर। जो क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि a प्लस बी बराबर किसके है दोस्तों, p प्लस क्यू के बराबर है। तो देखो, सॉल्यूशन के लिए मैं यहाँ पे बात करता हूं दोस्तों कि जो a प्लस बी है, यानी कि a प्लस बी है, ये बराबर है दोस्तों किसके, p प्लस क्यू के बराबर है। और हमें क्वेश्चन के अंदर दोस्तों क्या चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान हमें चाहिए। यानी कि हमें जो फाइंड आउट करना है दोस्तों वो फाइंड आउट करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करता हूं तो क्वेश्चन तो यहाँ पे फिनिश हो चुका है, क्योंकि जब हम इनका क्यूब करेंगे तो दोस्तों इनका क्यूब और इनका क्यूब आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा और क्वेश्चन वहां पे फिनिश हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान है दोस्तों वो बराबर हो जाएगा किसके, p क्यूब प्लस क्यू क्यूब के मान के बराबर हो जाएगा। ऐसा हम शॉर्ट टाइप से कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये हुआ कैसे उस चीज के ऊपर हम थोड़ा गौर करते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर मैं बोथ साइड क्यूब कर दूं, अगर मैं यहाँ पे बोथ साइड, दोनों साइड के अंदर क्यूब कर दूं, अगर मैं दोनों साइड के अंदर क्यूब कर दूं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारे पास बन गया कि a प्लस बी का होल क्यूब और ये बराबर हो जाएगा दोस्तों p प्लस क्यू का होल क्यूब के बराबर हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया, दोनों साइड में मैंने क्यूब कर दिया। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको खोलता हूं तो a प्लस बी का क्यूब क्या होता है दोस्तों, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab
और इसको मैं कह सकता हूं a प्लस बी। क्या कह सकता हूं? a प्लस बी। और अगर सेम वे से दोस्तों हम इसको ओपन करते हैं तो ये किसके बराबर होगा? p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस 3p क्यूब, और उसके बाद में p प्लस q में इसको आइडेंटिफाई कर सकता हूं। यहां तक बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है ना दोस्तों? हमने दोनों साइड में क्यूब करके उनको क्या कर लिया है? ओपन कर लिया है। अब हम बात करते हैं आगे चल करके। तो आगे चल करके ध्यान दीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है दोस्तों। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी वैल्यू तो हमें चाहिए, प्लस अब ध्यान दीजिएगा यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, उसके ऊपर गौर कीजिएगा। ए बी, ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों? तो ध्यान दीजिए, ए इंटू बी, ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? पी क्यू। क्योंकि ये अभी अभी हमने सीखा है कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है? उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के क्या होता है? बराबर होता है। तो ए इंटू बी, ए बी की जगह में क्या रख सकता हूं दोस्तों? पी इंटू क्यू, यानी कि पी क्यू में रख सकता हूं। तो इसकी जगह ए बी की जगह में क्या रख सकता हूं? 3 इंटू पी क्यू रख सकता हूं, ठीक है ना? अब ध्यान दीजिए, ए प्लस बी, ए प्लस बी की जगह दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी ये किसके बराबर है? पी प्लस क्यू के। तो क्या मैं ए प्लस बी की जगह पी प्लस क्यू रख सकता हूं? तो यहां पे मैंने रख दिया पी प्लस क्यू, ऐसा हमने यहां पे पुट कर दिया। अब बराबर दोस्तों किसके हो जाएगा? तो ध्यान दीजिए, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3pq, और उसके बाद में p प्लस क्यू, ये बराबर हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा दोस्तों, जब बराबर ही हो जाएगा तो यहां पे दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट बनेगा, ठीक है ना, आपका जो रिजल्ट बनेगा वो किस प्रकार से बन पाएगा, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा आप दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये 3pq और ये वैल्यू, अगर मैं इस वैल्यू की बात करता हूं और इस वैल्यू की बात करता हूं तो ये दोनों वैल्यूज क्या है? समान है। दोनों वैल्यू समान है तो इससे दोनों क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट हो जाएंगी। कैंसिल आउट हो जाएंगी क्योंकि एक साइड में ये जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो दोनों वैल्यूज कट जाएंगी। अब उसके बाद में हमारे पास बचा हुआ क्या है दोस्तों? उसके बाद में हमारे पास बचा हुआ क्या है? तो उस बची हुई चीज के ऊपर अगर हम काम करते हैं तो हमारे पास बचा क्या है? इधर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इधर क्या बचा है हमारे पास? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये दोस्तों बराबर होगा किसके बराबर होगा? इधर क्या बचा है? पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, यानी कि p का क्यूब प्लस q का क्यूब, इन दोनों के बराबर बचा है। तो बस यही हमारा आंसर है दोस्तों कि a क्यूब प्लस b क्यूब का मान किसके बराबर होगा? p क्यूब प्लस q क्यूब के मान के बराबर होगा। तो ये थ्योरी आपको आनी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना? क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाता है। अगर हम शॉर्ट टाइप से देखना चाहें कि अगर हम इसका क्यूब कर देते हैं तो ये इसके क्यूब के बराबर होता है, तो क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया यहाँ पे। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? अगर a क्यूब प्लस b क्यूब पूछा है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? पी क्यूब प्लस क्यू के क्यूब के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं? और ये इसका बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है दोस्तों कि पूरे डिटेल से हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व आउट कर सकते हैं। तो चलो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि ए बोट कवर्स 63 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 9 आवर्स एंड कवर्स द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स। व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। कहने का मतलब है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 63 किलोमीटर 9 घंटे में तय करती है तथा समान दूरी धारा के अनुकूल 7 घंटे में तय करती है। आपको बताना है कि स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी हम स्थिर जल में नाव की चाल निकालते हैं, ठीक है, जब भी हम बोट यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालते हैं, शांत जल में चाल की नाव निकालते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा में विपरीत दिशा में नाव की चाल, इन दोनों को जोड़ करके दोस्तों हम क्या कर देते हैं? उसका हाफ कर देते हैं, तो आपके पास शांत जल में नाव की चाल आ जाती है। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं और ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल या स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, नाव की चाल दोस्तों ये बराबर होगी, ये किसके बराबर होगी? धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, और
इसको हम दोस्तों कर देंगे आधा, ठीक है ना, इसको हम कर देंगे आधा, यानी कि जब आप 2 का भाग दे दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, शांत जल में नाव की चाल आपके पास आ जाएगी। यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ये बराबर होता है दोस्तों स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। इन दोनों को जोड़ करके आप अगर उसका आधा कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों, स्पीड ऑफ बोट इन यानी कि जो बोलते हैं इसको हम स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल आपके पास आ जाएगी। अच्छा दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर मैं धारा के प्रतिकूल, देखो यहाँ पे दिया हुआ है प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में, 9 घंटे में 63 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में इसकी जो स्पीड है दोस्तों वो कितनी हो गई, 7 किलोमीटर पर आवर। और अगर मैं यही दूरी 63 किलोमीटर की दूरी वो 7 घंटे में तय करती है तो इसको कितना लगेगा दोस्तों, 9 किलोमीटर पर आवर। और इसका हम कर देंगे क्या, आधा, तो 9 और 7 16, 16 का आधा दोस्तों कितना होता है 8, यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना हो गया दोस्तों 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी आप बोट एंड स्टीम के क्वेश्चन सॉल्व करें तो वहां पे आपको हल्के फुल्के फॉर्मूले पता होना चाहिए। जब हम पूरा कोर्स करवाएंगे तो वहां पे हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में इस जो फॉर्मूले का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है, क्या क्या चीजें इसमें होती है। तो ये टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट है, तो इस चीज को भी हम पूरे डिटेल से वहां पे पढ़ने वाले हैं। तो आप थोड़ा पेशेंस रखें, कोई कुछ दिनों के बाद में हम पूरा जो कोर्स है वो आपके सामने लेकर आएंगे, तो पूरा डिटेल से हम वहां पे बता पाएंगे आपको। फिलहाल अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि शांत जल में जब भी नाव की चाल को हम फाइंड आउट करते हैं तो इसका मतलब धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जो नाव की चाल है वो और धारा की दिशा में नाव की चाल है वो दोनों को हम ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद में जब हम उसका आधा करेंगे दोस्तों तो वो आ जाता है आपके पास शांत जल में नाव की चाल आ जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आई होप दैट कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास में एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। अलजेब्रा का क्वेश्चन है कि यदि x प्लस वाई बराबर 14 है और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 1064 है तो आपको एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोस्तों कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा। अब अगर दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन को बाय शॉर्ट करता हूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से करता हूं तो शॉर्ट मेथड देखो इस क्वेश्चन का क्या होता है। अगर शॉर्ट मेथड हम यूज करते हैं दोस्तों तो शॉर्ट मेथड देखो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि x की वैल्यू और y की वैल्यू ऐसी मैं क्या रखूं, x और y की वैल्यू ऐसी मैं क्या रखूं कि ये दोनों चीजें सेटिस्फाइड हो जाए कि x और y दोनों को जोड़े तो 14 आ जाए और दोनों का क्यूब करके यदि मैं जोड़ देता हूं तो 1064 आ जाता है। तो क्या ऐसी वैल्यूज मेरे दिमाग में आ पा रही है, तो इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको हल्का फुल्का प्रेशर देना पड़ेगा अपने दिमाग के ऊपर, क्योंकि अगर आपको देखो अलजेब्रा सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है दोस्तों कि अगर आपको वैल्यू समझ में आ जाती है, अगर आपको वैल्यू समझ में आ जाती है तो उस वैल्यू को पुट कीजिए और देखिए कि चीजें सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही। अगर वैल्यू सेटिस्फाइड होती है तो डायरेक्ट आप उस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो दोस्तों इस क्वेश्चन में मेरे को वैल्यू पता चल पा रही है। वो क्या है कि यदि मैं x की वैल्यू रख दूं 10, x की वैल्यू रख दूं 10 और y की वैल्यू यदि मैं रख दूं 4, तो दोस्तों दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। देखो 10 प्लस 4 कितने हो रहे हैं 14, और 10 का क्यूब करूंगा तो 1000 और 4 का क्यूब करूंगा तो 64, और 1000 में मैं 64 जोड़ दूंगा तो 1064 आ जाएगा। तो यही चीजें अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं x माइनस वाई यानी कि 10 माइनस 4 और इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर, तो 10 में से 4 गया 6, 6 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 36, और ये 36 हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। अगर हम ये दोस्तों चीजें अप्लाई कर पाते हैं तो हमारे को क्वेश्चन देने में या क्वेश्चन का रिप्लाई करने में कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन शर्त यह है कि ये वैल्यूज आपके दिमाग में उस समय आनी चाहिए। अब दोस्तों ये तो बात हुई कि वैल्यूज अगर दिमाग में आ जाती है तो हम कर लेंगे, लेकिन सपोज दैट कि वैल्यू हमारे दिमाग में नहीं आती है, हमारे दिमाग में ये नहीं आ रही है कि हम वैल्यू क्या पुट करें, कैसे पुट करें, तो उसके लिए क्या ट्रिक है कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल बेसिक बता दीजिए सर आप। तो मैं इस क्वेश्चन का थोड़ा बेसिक समझाने की कोशिश करता हूं तो आप उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, दो चीजें आपके पास गिवन है दोस्तों, x प्लस वाई बराबर 14 और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 1064 आपको दिया हुआ है, और हमें चाहिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा दोस्तों अब ध्यान दीजिए, हमें क्या चाहिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर हमें चाहिए। तो इसके लिए हमें किस किस चीज की जरूरत होगी दोस्तों, तो इसको थोड़ा अगर हम ओपन कर लें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा
प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 इंटू एक्स वाई हो जाएगा। यानी कि अगर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी दोस्तों? एक तो जरूरत पड़ेगी हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, और यदि हमें जरूरत होगी एक्स वाई की। यदि ये दोनों चीजें हमें पता चल जाए तो हम इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब ये दोनों चीजें मिलेंगी कहां से? ठीक है ना, अब ये दोनों चीजें मिलेंगी कहां से, तो उस चीज के ऊपर भी हम थोड़ा काम कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन के थोड़े डिटेल सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं दोस्तों। हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 14। यदि मैं दोनों साइड के अंदर क्यूब कर देता हूं, यदि मैं दोनों साइड के अंदर क्यूब कर देता हूं दोस्तों, x प्लस वाई का होल क्यूब, और इधर मैंने कर दिया 14 का होल क्यूब। ठीक है ना, अगर मैंने दोनों तरफ क्यूब कर दिए इस चीज के, तो यहां पे गौर कीजिएगा, अगर मैं इसको ओपन करता हूं, इसको मैं ओपन करता हूं तो दोस्तों a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, यानी कि 3xy, और उसके बाद में x प्लस वाई। और इधर दोस्तों यदि हमने 14 को क्यूब किया है, ठीक है ना, 14 का यदि हमने क्यूब किया है तो 14 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? तो देखो 14 का अगर मैं स्क्वायर की बात करता हूं तो 196 होता है, और 196 को जब आप 14 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है ना, अगर 196 को 14 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो या तो आप 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इसको मैं लिख सकता हूं 200 माइनस 4, 200 माइनस 4 लिख सकता हूं 196 को, तो 14 दूना 28, 2800 तो सीधा हो जाएगा माइनस 14 चौके 56। यहां से आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, यहां पे बच गया 7 और यहां पे बच गया 7, यानी कि 2744। तो दोस्तों अगर मैं यहां पे बात करता हूं 14 का क्यूब अपने पास कितना हो गया? 2744। यहां तक आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि 14 का क्यूब हमने क्या लिखा यहां पे? 2744 हमने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है ना, अब मैं इसको यहाँ पे रफ कर देता हूं क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें रफ कार्य की जरूरत होगी। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान आपको क्वेश्चन में कितना दिया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं वापस से, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान आपको 1064 दिया हुआ है। इस 1064 को हम उसकी जगह पे रिप्लेस करते हैं, ठीक है ना, इसकी जगह पे हम रिप्लेस करते हैं। अगर मैं इसकी जगह पे 1064 पुट कर देता हूं, ठीक है ना, अगर हम इसकी जगह पे 1064 पुट कर देते हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा यहां पे, अगर इसकी जगह हम 1064 पुट कर देते हैं तो 1064 प्लस यहां से क्या हो जाएगा? ये 3xy, और दोस्तों x प्लस वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? देखो 14, तो मैंने इधर लिख लिया 14, ठीक है ना, ये बराबर किसके हो जाएगा? 2744 के बराबर हो जाएगा। अब हमें दोस्तों खाली इसकी वैल्यू चाहिए, 14 को 3 से गुणा करेंगे तो 42, यानी कि 42xy। ये दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा? ये चीज इधर आकर के घटाई जाएगी, यानी कि 2744, इसमें से आप घटा दीजिए 1064। तो दोस्तों ये कितना आ गया आपके पास? देखो 4 में से 4 गया 0, इधर 14 में से 6 गया 8, और इधर बच गया 6, और 2 में से 1 गया 1, 1680, यानी कि 42xy का मान कितना आ गया आपके पास? 1680। हमें खाली xy की वैल्यू चाहिए। तो xy की वैल्यू दोस्तों अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे? ये जो 1680 हमारे पास आया है इसमें भाग दे देंगे हम किसका? 42 का। तो कितना आ गया आपके पास? तो देखो यहां से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ गया? 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। ये कितनी टाइम कट गया दोस्तों? 4 यानी कि 40 टाइम कट गया, यानी कि एक्स का की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 40 आ गई। बताओ यहां तक बात क्लियर है क्या? एक्स वाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 40 आ गई। ठीक है ना, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हमें एक्स वाई की वैल्यू तो पता चल गई है दोस्तों, लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए क्या? अब ये प्रीवियस चीज में हमने डिस्कस किया था कि यदि आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाए और एक्स वाई की वैल्यू पता चल जाए तो ये क्वेश्चन हम बहुत ही आसान और बहुत ही स्मूथ तरीके से पता कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहां से निकालेंगे? तो हम पहली चीज का देखिए यहां पे, इस पहली चीज का आप स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है ना, स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या है? x प्लस वाई बराबर कितना है? 14। अब दोस्तों यदि मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं तो ये तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy
और ये किसके बराबर हो जाएगा, 196 के बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 40, 40 इंटू 2 कितना हो गया, 80, तो 80 बराबर कितना होगा, 196। हमें तो खाली क्या चाहिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये 80 इधर आकर के घटा देंगे, तो 80 इधर आकर के घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस अगर हम 80 करते हैं दोस्तों, 80 कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6, 9 में से 8 गया 1, 116 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई है, x प्लस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू आई है। तो हमें तो क्या चाहिए, केवल x प्लस वाई चाहिए दोस्तों, x प्लस वाई चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना निकल के आ गया, 116 निकल के आ गया। यहां तक बात क्लियर है क्या। अब देखो सारी चीजें हमें मिल चुकी है दोस्तों, सारी चीजें हमें मिल चुकी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें मिल चुका है और एक्स वाई की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो इन दोनों वैल्यू से हम पता कर सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। तो हमारा क्वेश्चन था एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन था। इसको जब हम ओपन कर रहे थे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये हमारा क्वेश्चन था। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी जगह मुझे वैल्यू रिप्लेस करनी है दोस्तों, तो इसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने, 116 माइनस 2xy, xy कितना था 40, तो 40 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, और 116 में से 80 घटा दोगे तो आपके पास राइट आंसर क्या बनेगा 36। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, थोड़ा कैलकुलेटिव है अलजेब्रा के अंदर, लेकिन देखो सबसे इफेक्टिव और सबसे शानदार तरीका क्या है कि यदि आपको वैल्यू एज्यूम कर पाते हो, आप अगर वैल्यू एज्यूम कर लेते हो दोस्तों, तो उससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है, क्योंकि वैल्यू एज्यूम करते ही हमारे पास डायरेक्ट विद इन सेकंड के अंदर आंसर निकल के आएगा। तो जब भी वैल्यू पता चल जाए तो इस प्रकार से कर सकते हो, और अगर वैल्यू पता नहीं चले तो उस कंडीशन में आप ये मेथड यूज में ले सकते हो। कैलकुलेटिव है, लेकिन एक दो बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें आपके समझ में बेहतरीन तरीके से आ पाएंगी। तो चलो दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 7 हो तो थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है यदि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 7 हो तो थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करना है। एक तो आपको जो ट्रिग्नोमेट्री का जो सारणी होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, उसकी सारणी आपको पता होनी चाहिए, उसकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। आप इस क्वेश्चन को बेसिक या फिर बाई ऑप्शन हिट करके भी कर सकते हो दोस्तों। देखिए, अगर मैं थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करता हूं, अगर मैं थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करता हूं तो दोस्तों कोसेक 50 डिग्री का मान कितना होता है, कोसेक 45 डिग्री की वैल्यूज आपके पास कितनी होती है तो ध्यान दीजिए, कोसेक होता है वो साइन का जस्ट उल्टा होता है। तो यदि साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2 होती है, तो कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होगा दोस्तों, √2 होगा। अब √2 का यदि हम यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर देता हूं तो इसका भी मुझे स्क्वायर करना होगा, और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2। और अगर कोट 45 डिग्री की बात करते हैं, आपको पता है कि कोट 45 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, और यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे 2 और 1 दोनों मिला के कितने होते हैं 3, लेकिन होना कितना चाहिए दोस्तों 7। इसका मतलब 45 डिग्री आपका आंसर नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, 45 डिग्री आपका आंसर नहीं हो पाएगा। तो अब हम बात करते हैं 45 डिग्री से एक बार नीचे चलते हैं हम 30 डिग्री पे। यदि दोस्तों हम थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट करते हैं, तो ध्यान दीजिए, अगर हम थीटा की डिग्री 30 डिग्री पुट करते हैं तो कोसेक 30 का मान कितना होगा, कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले साइन 30 का मान कितना होता है दोस्तों, साइन 30 का मान होता है 0, यानी कि 0 डिग्री का 0 होता है, और उसके बाद में 1/2, यानी 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। तो कोसेक साइन का जस्ट उल्टा होता है, यानी कि 1/2 से क्या हो गया, ये 2 हो गया। तो यदि मैं 2 का स्क्वायर करता हूं तो कितना हो गया, ये 2 दूनी 4। और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कोट स्क्वायर 30 डिग्री की, तो ध्यान दीजिए कोट 30 का मान कितना होता है दोस्तों, टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3, और कोट जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी कि √3, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 3, और इन दोनों का टोटल दोस्तों कितना आ रहा है अपने पास 7 आ रहा है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कौन सी सेटिस्फाइड कर रही है इसको, 30 डिग्री। तो आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या बनेगा 30 डिग्री। आप इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते हो, और अगर आपको ये पढ़ने पता है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है ना, आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर को गेट करना है। चलो यहां तक ये बात समझ पाए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी
शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक बिंदु ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा ए बी तथा ए सी इस प्रकार खींची जाती है कि एंगल बी ए सी बराबर 40 डिग्री है। यदि एक जीवा सीपी को बीए की समांतर खींचा गया है तो आपको बताना है कि एंगल सी बी पी का माप क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो कोई डायग्राम आपको दिया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब आपको डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करना होगा, ठीक है ना। डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करना होगा, तभी ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व कर पाते हो। ध्यान दीजिएगा, टेंजेंट ए बी एंड ए सी आर ड्रॉन टू ए सर्किल फ्रॉम ए पॉइंट ए such that angle BAC बराबर 40 डिग्री, a chord CP is drawn parallel to BA. The measure of angle CBP is, CBP का मान क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब डायग्राम ड्रॉ करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, एक सर्किल ड्रॉ कीजिए आप सबसे पहले, ठीक है ना। एक सर्किल आप ड्रॉ कीजिए यहाँ पे। तो ये जैसे सर्किल है, ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है ना। सर्किल हमने ड्रॉ कर लिया है। आई होप दैट ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एक बार देखिए, हम यहां से इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समस्या ना आए किसी भी प्रकार के। ठीक है दोस्तों, ये हमने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये बनाते चलते हैं कि क्वेश्चन के अंदर वास्तव में क्या क्या कहा गया है, उस अकॉर्डिंग हम इन चीजों को बना के चलते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये एक सर्किल है, इस सर्किल का ये मान लेते हैं कि अपन सेंटर पॉइंट है, ठीक है ना। ये सर्किल का क्या है, सेंटर पॉइंट है। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में ये कहा गया है दोस्तों कि बिंदु ए से, ये बिंदु है ए है, वो इस सर्किल के बाहर है। दो स्पर्श रेखाएं ए बी और ए सी खींची गई है, ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूं कि ये सर्किल के बाहर ये कोई पॉइंट है ए, यहां से इस पे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। स्पर्श रेखाएं मतलब इसको स्पर्श करेंगी, तो एक स्पर्श रेखा दोस्तों अगर हमने ये मान ली तो सेकंड स्पर्श रेखा हम ये मान लेते हैं, ठीक है ना। ये दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ये ए बी है और ये कौन सी है, ए सी है। ये दो स्पर्श रेखाएं इस सर्किल के बाहर से खींची गई है, ठीक है ना, स्पर्श रेखाएं हैं। चलो आगे देखो, क्वेश्चन में आगे देखो, क्वेश्चन में ये कहा गया है आपसे कि ए बी और ए सी इस प्रकार खींची गई है कि कोण बी ए सी बराबर कितना है, 40 डिग्री है। एंगल बी ए सी, ये जो एंगल है ना दोस्तों, ये कितना दिया हुआ है आपको, 40 डिग्री दिया हुआ है। यहां तक बात क्लियर है। अब आगे देखिए, आगे आपको ये कहा गया है कि एक जीवा सीपी को बीए के समांतर खींचा गया है, यानी कि एक जीवा खींची गई है सीपी, ये बीए के समांतर खींची गई है। तो मैं मान लेता हूं कि ये एक सीपी जो है हमारे पास एक जीवा है, ठीक है ना। ये एक सीपी है और ये हमारे पास एक जीवा है। तो ये किसके समांतर, ये दोनों समांतर हैं, ठीक है ना, ए बी के समांतर खींची गई है। अब आगे क्वेश्चन के अंदर देखिए, आगे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि बी ए के समांतर खींचा गया है, एंगल सी बी पी का मान आपको निकालना है। सी बी पी यानी कि आपको जो एंगल निकालना है ना दोस्तों, वो ये और ये, यानी कि ये जो एंगल है ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे सारे जो आपके बेसिक्स हैं, ज्योमेट्री के जो बेसिक्स हैं, वो यहाँ पे आपको अप्लाई करने होंगे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि स्पर्श रेखाएं, हम जानते हैं कि जो स्पर्श रेखाएं होती है वो एक दूसरे के क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए बी और ए सी दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। अगर दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो अगर मैं त्रिभुज ए बी सी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करता हूं, त्रिभुज, इस त्रिभुज की अगर मैं बात करता हूं, इस ट्रायंगल की मैं बात करता हूं, तो इस ट्रायंगल के अंदर दोस्तों समान भुजाएं दो है आपके पास। कौन सी, एक तो ए बी और ए सी। अगर दो भुजाएं समान है दोस्तों, तो मैं ये कह सकता हूं क्या, कि यहाँ पे जो दोनों एंगल्स होंगे, ठीक है ना, दोनों एंगल्स होंगे, वो दोनों एंगल्स क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे। यानी कि ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। इस ट्रायंगल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा, ये स्पर्श रेखाएं, लेकिन कि जो टेंजेंट लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब इनके सामने के जो एंगल है वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये अगर 40 डिग्री है तो मुझे बताओ ये दोनों एंगल कितने डिग्री के होंगे, तो ये हो जाएंगे दोस्तों 70 डिग्री के। कितने कितने डिग्री के, 70 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है ना। दोनों के एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे, 70 डिग्री के हो जाएंगे। यानी कि हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों इंटरनल एंगल्स होते हैं, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है।
तो देखिए 70 और 70 140, और 140 में 40 और जोड़ दोगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 180 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है क्या सभी को, ठीक है ना। अब उसके बाद में देखिए दोस्तों, अब उसके बाद में एक चीज पे गौर कीजिएगा दोस्तों, कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, यानी कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, अगर पैरेलल हैं दोस्तों तो समांतर रेखाओं के बीच में जो एंगल बनते हैं, यानी कि ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे, क्योंकि ये कौन से कोण होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। जो जेड की शेप लिए होते हैं वो कैसे एंगल होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। तो इसका मतलब ये 70 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 70 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो हमारे पास देखो ये एंगल पता चल गया, ये दोनों एंगल पता चल गए हैं। अब दोस्तों हमें मुद्दा ये है कि हमें ये निकालना है, तो अगर ये निकालना है तो हमें ये एंगल पता होना चाहिए, ये एंगल पता होना चाहिए। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों इस चीज पे ध्यान दीजिएगा आप। अगर ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिएंगी, उस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए आप। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है ना, ये इसका सेंटर पॉइंट है। अगर सेंटर पॉइंट को मैं यहां से मिला देता हूं दोस्तों, अगर सेंटर पॉइंट को मैं यहां से मिला देता हूं दोस्तों, तो मुझे बताओ ये जो त्रिभुज की, ये जो है इस सर्किल की क्या हो जाएंगी, रेडियस हो जाएंगी। और मुझे बताओ ये जो क्या है, एक स्पर्शरेखा टेंजेंट लाइन और जो रेडियस होती है, इनके बीच में जो एंगल बनता है दोस्तों वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं कहूं कि ये आपके पास एक सर्किल है, ये आपके पास एक टेंजेंट लाइन है, और ये आपके पास एक यानी कि रेडियस है, तो दोस्तों ये जो एंगल बनेगा ना, ये आपके पास बनेगा कितना डिग्री का, 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है ना। ये एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो दोस्तों अगर ये कंप्लीट 90 है तो मुझे बताओ ये कितने डिग्री का होगा, 20 डिग्री का। ये कितने डिग्री का होगा, 20 डिग्री का। और ये भी कितने डिग्री का होगा दोस्तों, 20 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि ध्यान दीजिए ये हमारे पास क्या है, रेडियस, और रेडियस दोनों क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो जब ये 20 आ गया, ये 20 आ गया, तो मुझे बताओ ये एंगल है वो कितने डिग्री का बनेगा, ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा। तो दोस्तों त्रिभुज, ध्यान दीजिए ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है। तो अगर मैं इस त्रिभुज की बात करता हूं, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करता हूं दोस्तों, तो इस त्रिभुज के तीनों इंटरनल एंगल्स का सम कितना होगा, 180। तो 20 और 20 40, 40 हो गया। इसका मतलब बचा आपके पास कितना, 140। कितना बच गया, 140। अगर ये 140 है तो दोस्तों ये कितना हो गया, 70 हो गया। ये कितना डिग्री हो गया, 70 डिग्री हो गया, ठीक है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसके परिधि के बने कोण का क्या होता है, डबल होता है। तो अगर ये डबल है तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधा, मतलब 70 डिग्री हो जाएगा। अब देखो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल फिनिश हो चुका है। अब देखिए ये आपके पास 70 डिग्री है, ये आपके पास 70 डिग्री है, तो मुझे बताओ 70 और 70 कितने हो गए, 140। 140 हो गया, और हमें एंगल निकालना है ये वाला, हमें एंगल निकालना है ये वाला। तो अगर मैं बात करता हूं इस त्रिभुज की, अगर मैं इस पूरे त्रिभुज की बात करता हूं दोस्तों, तो इस पूरे त्रिभुज के तीनों इंटरनल एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो 70 ये हो गया, 70 ये हो गया, 70 और 70 140। तो ये कितना बचा दोस्तों, 40 डिग्री। ये कितना बच गया, 40 डिग्री। यानी कि आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा दोस्तों, 40 डिग्री होगा। कितना डिग्री, 40 डिग्री। थोड़ा कैलकुलेटिव है दोस्तों, लेकिन अगर आप एक बार इस चीज को समझ गए तो आपको मजा आएगा। सारी थ्योरम आपको पता होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा ये दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं। ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर होंगे, 70 और 70। इसके बाद में दोस्तों ये पूरा एंगल, ध्यान दीजिएगा, जो रेडियस और जो टेंजेंट लाइन होती है इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 90 में से 70 तो ये है, तो बचा कितना, 20 डिग्री। ये 20 और ये 20, तो ये कितना बचा, 140 डिग्री। 140 का आधा करोगे ये कितना आएगा, 70 डिग्री। अब ध्यान दीजिए ये 70 आ गया, ये 70 आ गया, तो आपके पास बचा है वो एंगल कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का। बस यही तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप डायग्राम बनाएंगे, इस क्वेश्चन पे खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन को एक बार देखिएगा तो आप इस चीज को सब कुछ समझ जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन एंड ए स्फीयर इज इक्वल टू आर। यानी कि एक लंबवर्तीय शंकु और एक गोले के आधार की त्रिज्या प्रत्येक आर के बराबर है, एंड द कॉन हैव द सेम वॉल्यूम, और दोनों के जो आयतन है वो भी क्या है, बिल्कुल समान है। अब आपसे पूछा गया है कि देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द कॉन, यानी कि उस शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि अगर डायग्राम हमने बना लिया तो उसके बाद में क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी तरीके से हो पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, तो एक बार ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ पे दो डायग्राम बना लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना, अगर हम दो डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है,
कि एक लंबवर्तीय शंकु, एक तो आपको शंकु बनाना है, तो मैं मान लिया कि ये आपके पास एक शंकु है, ठीक है ना, और एक गोला है, ठीक है ना। दो चीजों के बारे में बात कर रहा है वो, एक क्या है, गोला है आपके पास। तो दो चीजें हमने ड्रॉ कर ली, ये आपके पास एक स्फीयर है और ये है आपके पास कौन। इन दोनों की जो रेडियस है दोस्तों वो किसके बराबर है, आर के बराबर है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि क्या यहाँ पे ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है दोस्तों, ये किसके बराबर हुई, आर के बराबर हुई। तो इस ये जो स्फीयर है इसकी रेडियस भी कितनी होगी, आर होगी। क्लियर है यहां तक बात। अब आगे क्वेश्चन में हम चलते हैं कि दोनों के वॉल्यूम भी क्या है, बराबर हैं। अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं ना दोस्तों, तो आपको इनका वॉल्यूम पता होना चाहिए कि एक कौन का वॉल्यूम क्या होता है। कौन का जो वॉल्यूम होता है दोस्तों, अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं, आयतन की बात करता हूं, तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, कौन का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और यहां पे अगर मैं स्पेयर के वॉल्यूम की बात करता हूं तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये होते हैं इनके वॉल्यूम होते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो गया, आर क्यूब से ये आर एक बार कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे एच, यहाँ पे h की वैल्यू किसके बराबर बची दोस्तों, 4 इंटू आर के बराबर बची। तो जो ये हाइट है, जो ये हाइट है कौन की, वो किसके बराबर हो जाएगी, 4r के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, 4r के बराबर हो जाएगी दोस्तों। तो हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या बना कि अगर आपको r निकालनी है, शंकु की हाइट निकालनी है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 4r के बराबर हो जाएगी। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी आप मेंसुरेशन, ज्योमेट्री या फिर हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन सॉल्व करें तो कोशिश कीजिए कि उन क्वेश्चनों के अंदर आप डायग्राम जरूर ड्रॉ करें, ठीक है ना। तो ये आपके पास कौन हो गया और ये आपके पास स्पेयर हो गया। दोनों के वॉल्यूम बराबर हैं और रेडियस r दी गई है, तो इसका मतलब हाइट निकालना है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 4r के बराबर हो जाएगी। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए, the difference in compound interest on a certain sum at 10% per annum for 1 year when the interest is compounded half yearly and yearly is 88.80 rupees. What is the simple interest on the same sum for the 1/2/3 year at the same rate। यानी कि हमारे को क्वेश्चन में ये कहा गया है कि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 88.80 रुपए है। कब, जब ब्याज को 6 माही और वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। यानी कि जब हाफ ईयरली और एनुअली जब ब्याज लिया जाता है तो आपके पास दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों, 88.80 आ रहा है। अब ये कहा गया है कि उसी धनराशि का उसी ब्याज की दर से 1/2/3 वर्ष का क्या निकालना है, आपको साधारण ब्याज कैलकुलेट करना है। तो साधारण ब्याज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला काम दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि वो प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, यानी कि वो मूलधन क्या था। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसने कहा है हाफ ईयरली, इसने कहा है हाफ ईयरली, और यहां पे कहा है ईयरली यानी कि वार्षिक। दो चीजें इसने कही है, ठीक है ना। और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, हाफ ईयरली की जब भी हम बात करेंगे दोस्तों, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जस्ट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो 10% का आधा दोस्तों क्या होता है, 5%। तो इस बार हम हाफ ईयरली के लिए रेट कितनी रखेंगे, 5%। और जो ड्यूरेशन है वो आपका डबल हो जाता है। तो एक वर्ष दिया हुआ है, एक वर्ष की जगह हम कितना यूज करेंगे दोस्तों, 2 वर्ष हम यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब आपके पास हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है तो उस कंडीशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप क्या कर देंगे, आधा, और समय को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, ठीक है ना। और अगर ईयरली की बात करते हैं तो रेट आपकी कितनी रहेगी, 10%, और आपके पास ड्यूरेशन कितना रहेगा, 1 ईयर, ठीक है ना। तो इन दो चीजों का आप थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों दोनों से हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, 2 साल के लिए हाफ ईयरली के लिए अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कीजिए। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। और ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 2 साल, 2 साल के लिए मैंने बताया था आपको 2r, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है ना। प्रभावी ब्याज दर हम निकालते हैं तो 2 इंटू आर। अब ध्यान दीजिएगा, हाफ ईयरली की हम बात करते हैं तो आर की जगह कितना रखेंगे, 5। तो 5 को जब आप 2 से गुणा करेंगे 10, और ये 5 25, यानी कि 10.25% आपकी प्रभावी ब्याज दर आ जाएगी, ठीक है ना। यहां तक बात क्लियर है। और दूसरी चीज, अगर हम बात करते हैं ईयरली की, ये तो हो गया आपके पास हाफ ईयरली का।
ये तो हो गया आपके पास हाफ ईयरली यानी कि अर्धवार्षिक का। अब अगर हम बात करते हैं ईयरली यानी कि वार्षिक की अगर हम बात करते हैं तो ईयरली के लिए इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, प्रभावी ब्याज दर या फिर आप चक्रवर्ती ब्याज भी इसको कह सकते हो, तो वो क्या हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पे ध्यान दीजिए 2r और ये r², ठीक है। केवल हम 1 साल की, अच्छा वहां पे केवल 1 साल की बात हो रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 साल के लिए हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, 2r वगैरह ये लगाने की आपको कहीं पर भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए 10% 1 ईयर के लिए, तो अगर 10% 1 ईयर के लिए है तो हम जानते हैं कि 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों क्या होते हैं दोस्तों? बराबर होते हैं। तो यदि मैं 10 को 1 साल से गुणा कर दूंगा तो हमारे पास इसकी इफेक्टिव रेट कितनी आ जाएगी? 10%। इसकी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितनी आ जाएगी? 10% आ जाएगी, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं 10.25 और 10%, तो कितना आ गया अपने पास? 25%, 0.25% इसका गैप आ गया। अब ध्यान दीजिएगा ये हमारे पास क्या आया है? इंटरेस्ट आया है, ठीक है ना। दोनों सालों के ब्याजों का अंतर आया है, हाफ ईयरली का और एनुअल का, इन दोनों का जो हमारे पास डिफरेंस आया है वो कितना आया है? 0.25% आया है। अब हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 0.25%, ये वैल्यू दोस्तों आपको दी गई है कितनी? 88.80 के बराबर दी गई है। और हमसे क्या पूछा गया है दोस्तों? पूरा 100% पूछा गया है। 100% इसलिए पूछा गया है दोस्तों क्योंकि हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालते हैं, तो पूरा 100% किसके बराबर हो जाएगा? तो यहां से हम कैलकुलेट करते हैं 88.80 बटे ये कितना हो जाएगा? 0.25 इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां से पॉइंट को रिमूव करता हूं तो 2 जीरो यहां लगा दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा 2 जीरो यहां पे आएंगी दोस्तों, तो यहां से पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो यहां पे आएंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो को हटा दीजिए, 25 एकम 25, 25 चौके 100। तो यहां से जब हम प्रिंसिपल अमाउंट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0, 8 चौके 32, बच गया 3, 8 चौके 32, 32 और 3 35, बच गया 3, 8 चौके 32, 32 और 3 कितना हो गया? 35। यानी कि हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट आया दोस्तों वो कितना आ गया? 35,520। ये आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आया है, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल अमाउंट आया है जिसको आप मूलधन भी कह सकते हो। अब हमारा क्वेश्चन जो बन रहा है दोस्तों वो ये बन रहा है कि आपने जो ये 35,520 रुपए निकाले, इस राशि का 10% की दर से 1/2/3 वर्ष का आपको क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों किसके बराबर होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन किसके बराबर होता है? 100 के बराबर होता है। प्रिंसिपल अमाउंट हमने कितना निकाला? 35,520 इंटू रेट कितनी है? 10%। समय आपके पास कितना है? 1/2/3। 1/2/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/3 वर्ष लिख सकते हैं, ठीक है ना। बटा कितना हो जाएगा? 100। तो 2 जीरो से देखो 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। अगर मैं यहां से 3 से इसको काटता हूं तो 3 एकम 3, ये 3 एकम 3, 3 वंटे 24 और 3 चौके 12। तो 1184 को आप 5 से गुणा कर दीजिए तो 5 के 20, बच गया 2, 8 पंजे 40 और 2 42, बच गया 4, 5 और 4 9 और 5 का 5। यानी कि हमारे पास जो साधारण ब्याज आया है दोस्तों वो कितना आया है? 5,920 रुपए, 5920 रुपीज, ठीक है ना दोस्तों। अब ये आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेट लग रहा होगा, लेकिन कैलकुलेशन तो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि लगभग हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और ये स्टूडेंट्स को पजल करते हैं, ठीक है ना। तो इनका देखो सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताने की कोशिश की है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप एक्स मान लेते हो दोस्तों तो कैलकुलेशन इतनी लंबी हो जाएगी कि आप उसका राइट आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे बात की है हाफ ईयरली एंड ईयरली। हाफ ईयरली के लिए 5% एंड 2 ईयर और ईयरली के लिए 10% एंड 1 ईयर। यहाँ पे आप साधारण ब्याज निकालेंगे क्योंकि 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों बराबर होते हैं और यहाँ पे आप चक्रवर्ती ब्याज को कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है ना। सबसे आसान मेथड 10.25%, 10% डिफरेंस 0.25 का, 0.25% बराबर 88.80, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 35520 के बराबर हो जाएगा। ये आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आ गया है। अब आप सिंपल इंटरेस्ट में कैलकुलेट करके इसको आंसर को निकाल सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। तो चलो आज के हम अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। इस क्लास के हम अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का, ठीक है ना। टाइम एंड वर्क से हमने क्वेश्चन दिया है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। विजय इज 10% मोर एफिशिएंट देन विकास। विजय है वो विकास से 10% ज्यादा कार्यक्षम है।
इफ विकास कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 33 डेज, यदि विकास किसी काम को 33 दिन में करता है, देन विजय कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, तो विजय उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। ठीक है ना दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिए समझिए इस क्वेश्चन को। अगर मैं बात करता हूं दो पर्सन्स की, विजय और विकास, तो यहां पे हम लिख लेते हैं विजय और यहां पे हम लिख लेते हैं विकास। ठीक है ना, ये दो पर्सन्स हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये विजय है और ये विकास है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि विजय विकास से 10% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि विजय है वो विकास से 10% अधिक कार्यकुशल है। तो अगर विकास किसी काम को 100% एफिशिएंसी से करता है तो ये 10% ज्यादा, मतलब कितने से, 110 की एफिशिएंसी से कर पाएगा। बात क्लियर है कि नहीं, कार्यकुशल है। तो मुझे बताओ, यहां से 10 से 10 कैंसिल कर दिया, तो ये जो 11:10 हमारे पास आया है, ये किसका रेशो आया है दोस्तों, इनकी एफिशिएंसी का रेशो आया है, कार्य क्षमता का अनुपात आया है। ठीक है ना, यहां तक बात आप समझ पाए कि अगर विजय किसी काम को 11 की एफिशिएंसी से करता है तो विकास उसको 10 की एफिशिएंसी ही करेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये 10% अधिक कार्यकुशल है। अब मेन मुद्दे पर आ जाते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है कि ये कहा गया है कि यदि विकास एक कार्य को 33 दिन में करता है, मुझे एक चीज बताओ, विकास की एफिशिएंसी कितनी है, 10 की एफिशिएंसी से वो किसी काम को 33 दिन में करता है, तो आपको ये बताना है कि जो विजय है वो 11 की एफिशिएंसी से इसे कितने दिन में करेगा, तो D2 दिनों के अंदर करेगा, ऐसा हम मान लेते हैं। तो 11 एकम 11 और गिरतियां 33, यानी कि हमारे पास जो D2 दिन आए हैं वो 10 तियां 30 दिन आए हैं, यानी कि जो विजय है वो उसको कितने दिन में करेगा दोस्तों, 30 दिन के अंदर करेगा। इन 30 डेज विजय कैन कंप्लीट द वर्क। ठीक है ना, यहां तक बात आप समझ पाए, एफिशिएंसी के रेशियो में आप इसको कैलकुलेट कर देंगे। क्लियर है ये बात। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये हमारा आज का सेशन, आई होप दैट आपको क्वेश्चन थोड़े टिपिकल लगे होंगे, लेकिन इतनी गारंटी है कि जब भी आप इन फ्यूचर एग्जाम के अंदर बैठेंगे तो वहां पे जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो उनमें आपको किसी भी प्रकार के इश्यूज नहीं रहेंगे। तो दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करते रहें और अपनी जो भी एग्जाम है, ठीक है ना, उसको अंतिम एग्जाम मान के आप प्रिपरेशन कीजिए और सारे क्वेश्चनों पे अपनी पकड़ बनाइए ताकि आप एग्जाम को बेहतरीन तरीके से क्रैक कर सको। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में दोस्तों आज की क्लास को मैं यहाँ पे एंड अप करता हूँ। ओके, थैंक यू, गुड बाय।